डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस बायोलॉजी भागलपुर। आज हमारा टॉपिक है लेमार्क के उदाहरण, यानी लेमार्क के जो सिद्धांत दिए गए थे। इससे पिछले वीडियो में मैंने लेमार्क थ्योरी को अच्छे से समझाया था। जो यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो पिछले वीडियो को देखिए, जस्ट जैसे पहले अपलोड किए थे, उसमें मैंने लेमार्क थ्योरी के बारे में बताया था। आइए 2 मिनट बात कर लेते हैं, फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये क्या चीज पढ़ रहे हैं, पहले उसको समझ लीजिए। यह है कि कुछ ऐसे सिद्धांत जो बदलते समय के साथ किसी भी जीवों में परिवर्तन आता है और एक नई प्रजाति का विकास हो जाता है जो पूर्वज से बिल्कुल अलग होता है। क्यों ऐसा होता है, इसकी जानकारी के लिए मुख्य रूप से डार्विन और लेमार्क 2 वैज्ञानिकों ने, ऐसे वैज्ञानिक और भी थे, ये 2 मुख्य वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका लिस्ट आपको पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसके सिद्धांत के अनुसार ये लेमार्क थ्योरी जो पढ़ाए थे उसके एग्जाम्पल्स को हम लोग आज पहले देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल था। मैंने कंप्लीट नोट्स को पीडीएफ के रूप में कंप्लीट बनाया है। जो जिनको भी ये वीडियो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वो क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज करें और मैं उसे पीडीएफ सेंड कर दूंगा। फिलहाल हम लोग मुख्य बातों को नोट करके उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आप उसको अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं, क्योंकि अगर बोर्ड में लिखते हैं सारी बातों को तो वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग लिखने में बोर हो जाते हैं। इसी वजह से क्या करना, हम लोग को पॉइंट समझना। और ऐसे भी ये जो इवोल्यूशन चैप्टर है ये कहानी के तरह इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी इस तरीके की बातें नहीं है जो आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। इसको थ्योरी के रूप में हिस्ट्री टाइप का आपको समझना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल लिया गया था अफ्रीकन जिराफ। ये क्या था अफ्रीकन जिराफ, समझिए। थ्योरी के पहले सिद्धांत में हमने लिखाया भी था, क्या लिखाया था याद कीजिए, कि शरीर के अंग का बड़ा होना, अर्थात अगर हम किसी अंग का यूज कर रहे हैं ठीक कंटिन्यू जिस टाइप से, तो वो अंग उसी टाइप से वो डेवलप करेगा। और अगर किसी अंग को हम यूज नहीं कर सकते तो वो अंग हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में रह जाएगा, या आने वाले लंबे समय के साथ वह अंग कंप्लीट रूप से नष्ट भी हो सकता है। तो एक अफ्रीकन जिराफ का एग्जाम्पल क्यों लिया गया था कि पहले जमाने की बात है, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व की बात है। क्या था कि उस समय हरा भरा मैदान हुआ करता था और आसानी से, मतलब बहुत इजी वे में किसी भी जिराफ को घास खाने के लिए अच्छे से मिल जाता था, या उसका जो भी भोजन था मिल जाता था, उसका जो आवास था वो अच्छे तरीके से डेवलप था। लेकिन बदलते समय के साथ क्या हुआ कि हरे भरे मैदान में क्या क्षति पहुंचने लगा, चाहे वो हम लोग आदमी का पॉपुलेशन ऐसे भी बहुत डिस्टर्ब करके सबको रखा है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होता है कि बदलते समय के साथ आबादी बढ़ती जा रही है और संसाधन फिक्स है। तो जब संसाधन कमी है अर्थात फिक्स है और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसी संसाधन में बंटवारा होता है। तो बहुत सारे ऐसे जंगल होते हैं जो मनुष्य अपने सुविधा के लिए उसको काट काट के घर बना रहा है, ये सब कहानी हम लोग जानते हैं। तो उस समय ऐसा माना गया था कि जो जिराफ को आसानी से अपना भोजन मिल गया, ठीक, वो यूज किया और खाया और डेवलप किया, लेकिन धीरे धीरे जमीन का घास नष्ट हो गया और अब वो खाने के लिए क्या करता था कि लंबे लंबे गाछ का पत्ता को वो खाता था। तो उसके लिए क्या करता था, गर्दन को उसको उठाना पड़ रहा था और पैर को भी उचका कर ऐसे चलना पड़ता था उसको, जिससे कि बहुत समय लग गया कि उसके गर्दन की लंबाई और अगले टांग की लंबाई उसकी बड़ी हो गई, लंबी हो गई। और जो इस स्ट्रगल में पीछे रह गए होंगे वो जिराफ नष्ट हो गया होगा। याद रखिएगा, ऐसे भी प्राकृतिक उथल पुथल होता है। प्राकृतिक उथल पुथल को समझने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि हजारों करोड़ वर्ष जब बीत जाती है तो किसी न किसी तरीके से इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए प्राकृतिक रूप से भी आता है। जैसे भूकंप आ गया, कभी बाढ़ अधिक आ गया, उससे बहुत सारे जान माल नष्ट हो जाते हैं, या फिर कभी रिसोर्स की आप जंगल में देखिए, जैसे मान लीजिए भोजन की कमी आने लगी, हर एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। अब हर एक जीव दूसरे जीव जो ताकतवर है, मजबूत है, वो किसी छोटे मोटे जीव जंतु को खा के अपना पेट भर ले, उसको कोई नहीं खाया तो बचा हुआ है। जो कमजोर टाइप के थे, जो भाग नहीं पा रहे थे, उस टाइप के जीव नष्ट हो जाते हैं। तो जिराफ का एग्जाम्पल को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला क्या था, ध्यान दीजिएगा, अगला था हमारा सर्प यानी स्नेक, सांप। ऐसा माना जाता था कि प्रारंभिक समय में सांप में पैर हुआ करता था।
टांगे हुआ करता था, क्योंकि उसको मतलब चलने की उतना जरूरत नहीं पड़ता था। इजी वे में क्या था, वो कहीं भी रहता था, क्योंकि जहां भी रहता था पड़ा था, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि सांप जहां देखता है हम लोग मारने लगते हैं उसको। तो ऐसा माना जाता है कि उसके इकोसिस्टम में जो डिस्टर्बेंस आया, वो जो भाग भाग के तोड़ने लगा और उस टांग का लगातार यूज होने लगा। तो चलते चलते क्या हुआ इस समय कि उसको रेंग के चलने का आदत लग गया। जितने भी रेप्टाइल होते हैं वो रेंग के चलते हैं, यानी कि अपने छाती के बल चलेगा। तो सांप का उदाहरण लिया गया कि बहुत पहले समय में सांप में टांग हुआ करता था, यानी पैर छोटे छोटे वो चलते थे उसी के सहारे। लेकिन जब लंबे समय के साथ क्या हुआ, उसको रेंग के चलते चलते वो टांग तो नष्ट हो ही गया, लेकिन उसके शरीर की लंबाई भी काफी क्या सांप लंबी हो गई और शरीर का जो था पतला और लंबा होने लगा, क्योंकि उसको कंटिन्यू चलना पड़ता था। और टांग और एक क्या डिस्टर्ब करता था कि जब उसको कहीं बिल वगैरह में घुस के रहना पड़ता तो पैर से वो डिस्टर्ब होता था बार बार उसको घुस के, क्योंकि आदमी अब तो खुला में रह नहीं सकता है, कि हर जगह आदमी उसको मार देगा, तो वो कहीं कहीं घुस के रहना पसंद करने लगा। इस तरीके से माना जाता है उसको रेंग के चलने की वजह से उसके शरीर का कंप्लीट रूप से पैर नष्ट हो चुका है। एक उदाहरण लिया गया था लेमार का। अब आधुनिक घोड़े के पास आजकल के समय में जो घोड़े का पैर है उसमें विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है कि प्रारंभिक समय में घोड़े में जो उंगली होता है फिंगर वो अधिक था, और उसका चूंकि उस समय क्या होता था कि आसानी से कोमल घास खाने के लिए मिल जाता था, अच्छा मैदान था, तो उसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता था और इसीलिए उसका उंगली जो था विकसित था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, परिवेश बदला और उसके पैर की उंगली घटते चली गई और क्या हुआ कि मजबूत हो गया वो, क्योंकि उसको बहुत ऐसा जगह था जिसको उसको चलना पड़ता था, पहले कम चलना पड़ता था। चलते चलते उसके पैर जो है काफी मजबूत हो गई, उसके पैर की उंगली का निचला वाला पोर्शन मजबूत हो गया। ये उदाहरण लिया गया था आधुनिक घोड़े के पाल के रूप में। जलचर पक्षी यानी एक्वेटिक बर्ड, ये क्या है, जलचर पानी के अंदर कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो पानी में चलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बत्तख ले लेते हैं, उसके बत्तख में क्या होता है कि उसके पैर में जो उंगली थी उस उंगली के बीच में जालनुमी संरचना बन जाती है, जो पानी के बीच में चलने में उसे मदद मिलता है। तो वो सब क्या है, ये सारा चीज क्या था कि परिवेश बदलने के साथ जीवों में कुछ ना कुछ विकास हुआ है, परिवर्तन हुआ है। इसी का उदाहरण था हमारा ये 4 उदाहरण। हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं 4 उदाहरण को। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नव लैमार्कवाद। ध्यान दीजिएगा, लामार्क के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उस सिद्धांत का जो संशोधित रूप है, उस संशोधित रूप को ही हम लोग न्यू लैमार्किज्म कहते हैं, यानी नव लैमार्कवाद कहते हैं। क्या परिवर्तन था, तो लैमार्क नाम के वैज्ञानिक ने जो डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख के गया, सारी बातें उसका सही था, लेकिन कुछ कमियां उसमें रह गई थी, जो आधुनिक वैज्ञानिक के द्वारा उस कमी को दूर करके एक संशोधित रूप दिया गया। क्योंकि वो लैमार्क के सिद्धांत को ही संशोधित किया गया, तो इसलिए उसे नव लैमार्कवाद नाम दिया। ऐसे समझना आप लोग। अब आइए देखिए समझिए क्या बात है। तो सबसे पहले कुछ बात हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि कुछ वैज्ञानिकों ने लैमार्क के सिद्धांत, यानी लैमार्क का सिद्धांत क्या था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिए, उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत। ये लैमार्क का सिद्धांत था कि उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत की आलोचना की। आलोचना मतलब शिकायत किया, यानी कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो इससे सहमत नहीं था, लेकिन कुछ उसी समय कुछ इसके पक्ष में भी थे। पक्ष में होना का मतलब हो गया कि उसके मैंने लैमार्क का जो कहना था बिल्कुल सही था, कुछ ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का कहना था, कुछ वैज्ञानिकों का कहना था नहीं, लैमार्क ने जो कहा उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ गलतियां हैं। तो क्या क्या गलतियां था समझिए। तो कुछ वैज्ञानिक, जैसे बीजमैन नाम का वैज्ञानिक था, तो बीजमैन वैज्ञानिक ने जर्म प्लाज्म थ्योरी भी दिया है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो उसी थ्योरी के आधार पर उसका कहना था कि बीजमैन नाम का वैज्ञानिक का कहना था कि समय जब बदलता है, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, लक्षण के साथ साथ उसके आनुवांशिक पदार्थ में भी परिवर्तन आता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में 2 तरह की कोशिकाएं होती है, इससे पहले ही बताए थे। एक होता है सोमेटिक सेल, कायिक कोशिका, ध्यान दीजिएगा। एक होता है सोमेटिक सेल, यानी हमारे बॉडी का कोई भी सेल सोमेटिक सेल कहलाता है। लेकिन कुछ सेल हमारे शरीर का जो वंशागति होता है, यानी कि हमारे वंशागति को हम लोग कर सकते हैं कि उसको जनन पदार्थ कहिए, रिप्रोडक्टिव मटेरियल कह सकते हैं, या फिर उसको आप अंडाणु शुक्राणु कहिए, सिंपल। तो स्पर्म जो होता है, ध्यान देना है यहाँ पर, स्पर्म यानी शुक्राणु फॉर मेल, मेल के लिए,
और ओभम कर दीजिए यानी अंडाणु, ये अंडाणु। तो ये अंडाणु और शुक्राणु क्या है, ये जन्म पदार्थ। तो ऐसा माना जाता था कि जन्म पदार्थ में भी जीन में चेंजिंग आता है। जीन क्या होता है, थोड़ा सा जीन को समझिए। जीन कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए फिर क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए क्रोमोजोम को, कि क्रोमोजोम में डीएनए रहता है, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट एक डीएनए का नॉर्मल स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है डीएनए का। इस डीएनए का एक छोटा छोटा खंड जीन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यह है जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 5, और प्रत्येक जीन का, ठीक है, कुछ ना कुछ अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, कुछ अपना एक उसका अपना अलग फीचर्स होता है। अब जीन क्या, जीन को डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, जीन क्या है भाई, तो जीन क्या है, तो जीन एक सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। एक छोटा सा खंड जो किसी डीएनए का टुकड़ा होता है उसको हम लोग जीन कहते हैं। जीनोम और जीन में कंफ्यूजन आता है। तो जीनोम क्या है, किसी भी आदमी में, मनुष्य में टोटल जीन की संख्या एक जीनोम कहलाता है। नहीं, लगभग 30,000 से 35,000 जीन की संख्या हमारे बॉडी में है। तो वो जो जीन है, उस जीन में आप क्रोमोसोम में परिवर्तन भी लिख सकते हैं, डीएनए के सेगमेंट में चेंजिंग लिख सकते हैं, जीन में परिवर्तन लिख सकते हैं। तो जीन सबसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कि जीन ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पार्टिकुलर। तो विजन ने बताया कि बदलते समय के साथ जन्म पदार्थ अंडाणु शुक्राणु के जीन में भी परिवर्तन होते हैं और यह वंशागति भी होता है। यानी परिवर्तन होता है और वो वंशागति होता है। अतः इसलिए क्या कहते हैं, लेमार्क के सिद्धांत को संशोधित कर इसे नया रूप दिया जिसे नव लेमार्कवाद कहते हैं। जिसे नव लेमार्कवाद कहते हैं। इसके अनुसार वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवों के शरीर में भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो जनन द्रव्य के जीन को प्रभावित करते हैं और यह लक्षण निश्चित रूप से वंशागति होकर संतान में चले जाते हैं। यही बातें हमने पहले भी की थी। क्या क्या था कि नव लेमार्कवाद में ऐसा बताया गया था कि जीन में परिवर्तन होता है, ठीक है, और वही जीन में परिवर्तन होने के साथ वो वंशागति हो जाता है और उसके ये गुण उसके संतान में चले जाते हैं। इस तरीके से हमारा लेमार्कवाद कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं कि लेमार्क और नव लेमार्कवाद, इन दोनों में क्या अंतर है। ये टॉपिक छोटा सा, उसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद डार्विन थ्योरी स्टार्ट होगा। अब हमारा टॉपिक है लेमार्कवाद और नव लेमार्कवाद में क्या अंतर है। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पर कि यह लेमार्क का प्राथमिक सिद्धांत है। कहने का मतलब हो गया, प्राथमिक सिद्धांत मतलब हो गया पहली बार यह सिद्धांत दिया गया जो कि प्राथमिक सिद्धांत के अंतर्गत आ गया। यह लेमार्क सिद्धांत का रूपांतरण है, मतलब संशोधित रूप है, जिसमें लेमार्क के सिद्धांत को संशोधित करके नया रूप दिया गया। क्या दिया गया वो तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग पर अधिक बल दिया। ध्यान दीजिएगा, मेन जो पॉइंट होता है लेमार्क का, यही कहा जाता है कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग, उपयोग करेंगे तो एक्टिव है, अनुपयोग करेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। ये मेन पॉइंट था, लेकिन इसमें इस पर अधिक बल नहीं दिया गया, बल इस पर फोकस ज्यादा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका कहना था कि चेंज तभी होगा जब उसके जनन पदार्थ में चेंजिंग आएगा, तभी वो लक्षण को परिवर्तित करेगा। सभी उपार्जित लक्षण वंशागति होते हैं। यानी इसका कहना था कि जैसे मान लीजिए हम पेरेंट्स हैं, तो हमारे संतान में हमारे जो बाहरी लक्षण है वो उसमें चला जाएगा सारा, तो इसलिए उसको उपार्जित लक्षण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर फोकस किया गया था कि वही वंशागति होते हैं। वही का मतलब क्या, किसके लिए? वही लक्षण, ये वही के लिए हम लोग लक्षण लगा देंगे यहाँ पर कि वही लक्षण वंशागति होते हैं जो जनन कोशिका को प्रभावित करते हैं। यानी कि जनन कोशिका को जो इफेक्ट पहुंचाएगा वही लक्षण अगली पीढ़ी में जाएगा। बस ये मेन और भी ऐसे अंतर है, लेकिन ये मुख्य अंतर है। और ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट में पूछा जाता है, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों में डिफरेंस पता कर लिए। तो
डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो हमारा है डार्विनवाद। तो डार्विनिज्म के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।